अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत नुमरे पे गई हुई है और सियासी बयानात कुछ इस किस्म के आ रहे हैं कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फौजी तहवील में अफराद थे 9-10 महीने से गिरफ्तार थे, उनको कुछ रिहा किए गए गुज़श्ता रोज़। कुछ मुफाहमत की सूरत हाल नज़र आई, लेकिन कल ही कुछ बयानात ऐसे आए जिससे मुफाहमत की बजाय जो है कि वो तसादुम का तासुर मिल रहा था। तो अभी ईद की छुट्टियां हैं, आगे आ रही हैं, तो हर कोई ईद मनाएगा। तो ईद के बाद बड़ी प्लानिंग की जा रही है सियासी सतह के ऊपर भी और अदालती महाज के ऊपर भी, जहां जजेस को खतूत का सिलसिला जो है कि एक तरफ पहले जजेस ने ख़त लिखे और फिर उनको जो खतूत भेजे गए पै दर पै, और उनके अंदर जो आर्सेनिक के असरात दिखाई दिए हैं उसकी भी तहकीकात हो रही है। कुछ वो भी आपसे हम शेयर करेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये ईद के बाद जो है कि क्या ये कुछ सियासी महाज के ऊपर कुछ मुफाहमती अमल आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान जो है कि आगे बढ़ेगा, या ये मुज़ामत या तसादम की तरफ हालात जाएंगे और उससे पाकिस्तान किस तरफ नुकसान की तरफ जाएगा, या उसमें से तसादम के नतीजे या तकरीब के नतीजे में भी कोई तामीर निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये बेसिक आज का हमारा एक मौजू होगा। और इसके साथ साथ कुछ हम जो सियासी और मजहबी जमातें जो रीअलाइनमेंट कर रही हैं, और इसमें ख़ास तौर के ऊपर जमात इस्लामी जो पाकिस्तान में जो सियासी तहरीकें हैं उसमें बड़ा किरदार रहा है, और उसमें भी जो क़यादत की तब्दीली आई है, उस क़यादत की तब्दीली के बाद जमात की जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव होगी या वैसी ही होगी जैसे चंद सालों से थी, और वो इस सारे सियासी माहौल में क्या असरअंदाज हो सकती है, ये भी हम बात करेंगे। और कुछ अवामी मसाइल, जो गंदम की कीमत और मसाइल इस वक्त हो रहे हैं कि किसान को मतलूबा कीमत नहीं मिल रही, और अगर जो गल्ला उगाते हैं उनको मतलूबा कीमत नहीं मिलती या लागत उनकी पूरी नहीं होती, तो फिर पाकिस्तान जैसा ज़रूरी मुल्क जो है कि वो किस किस्म के बुरान का शिकार हो सकता है और फूड सिक्योरिटी के क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये मौज़ूआत के गिर्द हम बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब, माहिर कानून हैं। अज़हर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी वाबस्ता हैं और शोबा कानून के साथ भी वाबस्ता है, वो हमें लाहौर से स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। और कैसर शरीफ साहब सेक्रेटरी इतलात हैं जमात इस्लामी के, वो भी हमें लाहौर से स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हाफिज़ साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आप अपना एक गैर जानबदार जो तज्ज़िया है कि ईद के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ मुफाहमती हालात बनेंगे या ये मुज़ामती या तसादम की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब, आपका शुक्रिया। अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस को अगर ब्रॉडली देखा जाए और हिस्ट्री के अंदर देखा जाए, तो अगर दोनों चीज़ों को अगर आप मिक्स करेंगे तो हमेशा होता तो यही है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है उसके बाद इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को नहीं माना जाता, और फिर कुछ देर के बाद जो है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल अलाइंस जो है वो बनता है, और वो फिर एक स्ट्रगल जो है उसके अंदर शुरू कर दी जाती है। लेकिन वो पुराने जितने भी स्ट्रगल्स वाले थे उसके अंदर होता ये था कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी वो गवर्नमेंट से बाहर होती थी, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो गवर्नमेंट के अंदर होती थी। और उस दौर के अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी 58(2)B थी, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास एक इख्तियार था। ये तो 80-90 की दहाई का ज़माना तो वो चला। अच्छा, अब उसके बाद देख लें कि 2008 से लेके आप देखें ना, इसलिए मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की कि 2002 का इलेक्शन भी हुआ और 2008 के अंदर हुआ, उस असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की। 2008 से 13 के अंदर भी आपने देखा कि डेली हम सुना करते थे कि पीपल्स पार्टी भी जा रही है, प्रेसिडेंट जरदारी भी जा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी मियाद पूरी की। फिर 13 से लेके 18 तक जो है वो फिर हमने देखा कि जी आज असेंबली जा रही है, कल मियाँ साहब जा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि उनके जाने के बाद फिर उन्हीं का एक प्राइम मिनिस्टर आया और 18 के अंदर इलेक्शन हुआ। यही फिर मोड जो था वो 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके अंदर जो एक शिफ्ट आया वो ये आया कि जो अलाए थे उन्होंने एक रूलिंग पार्टी को छोड़ा और छोड़ के जो है वो दूसरी ऑपोजिशन वाली साइड पे चले गए। 13 के करीब जमातें थी और वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेस हुई। लेकिन जो 2 प्रोविंस ऐसे थे मेजर जिनके अंदर था, उसके अंदर उस रूलिंग पार्टी ने खुद बनाते खुद जो था वो असेंबलीज को डिसॉल्व किया। ये नहीं कि वहाँ के ऊपर ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और ना ही किसी मूवमेंट के ज़रिए वो गवर्नमेंट गई। अब भी जो चीज़ आपके सामने आई है, अगर आप इसको ब्रॉड कैनवस के अंदर देखें तो इस इलेक्शन के अंदर भी पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। कुछ आपको KPK में मिल जाएंगी, कुछ पंजाब में मिल जाएंगी, कुछ आपको मिल जाएंगी सिंध में, बलूचिस्तान के अंदर है, और कुछ एक जो मौलाना फजल रहमान वाला एरिया ऐसा है। लेकिन वो भी अभी आपने देखा है कि वो सेनेट के इलेक्शंस के अंदर और पिछला ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला था
उसके अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी से पैचअप किया है और एक्सपेक्टेड यही है कि शायद ईद के बाद जो है वो भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर उनका एक सिलसिला जो है वो बन जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके दो स्टैंड इकट्ठे हो नहीं सकते कि आप गवर्नमेंट के अंदर भी हों और आप गवर्नमेंट को गिराना चाहते भी हों। तो मेरा ये ख्याल ये है कि जो हमारा असेंबली का फोरम है वही एक बेस्ट फोरम है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ तक रिगिंग की है या फॉर्म 45 है या 47 है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने या लॉ ने हमें फोरम दिया हुआ है आपका ट्रिब्यूनल्स का, और जिसके अंदर 120 दिन का टाइम है, इन पॉलिटिकल पार्टीज को वो 120 दिन का पीरियड एग्जॉस्ट करना चाहिए। जहां पे वो फैसले जल्दी नहीं होते उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर जाके डायरेक्शन लेनी चाहिए कि इनको फैसला करें। चूंकि होगा ये कि अगर इस तरह का ये चलता रहेगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो इस कंट्री के लिए डिजास्टर है, और मेरा ख्याल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तरह में एक नैरेटिव बनाते हैं कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक डिच के अंदर जा रहा है, उसका जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी इक्तदार के अंदर आएगा उसके ऊपर लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटीज बहुत एक दो इश्यूज आपकी गुफ्तगू में रेज हुए हैं, मैं उसको अगले हिस्से में ले लूंगा। जरा हज़रत सिद्दीक साहब से भी पूछ लेते हैं कि हज़रत सिद्दीक साहब, आप दो आपसे एक वही सवाल, ईद के बाद मज़ामत होगी, मुफाहमत होगी पॉलिटिकली भी, और थोड़ा सा इसका लीगल आस्पेक्ट भी बता दीजिएगा कि क्योंकि वकला जो है वो जजेस के जो धमकी खतूत मिले उनको, या इससे हटकर भी जो बाकी सारे मामलात पहले से चल रहे हैं और अदालत के अंदर भी ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, तो वकला की तहरीक और सियासी तहरीक, क्या ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं या कोई बिटवीन दी लाइन मामला होगा? आपको ईद के बाद क्या नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। ये नॉर्मल हालात नहीं है, ये आज के हालात को 2018 के हालात से मिलाना बिल्कुल, मैं तो कहूँगा एक ऐसी सोच है कि जो अपना पत्थरों के जमाने की सोच हो, कि हम समझ के बैठे हो कि अब जो हालात है ना, 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था, वो इलेक्शन से पहले तोड़ जोड़ हुई थी, लेकिन इलेक्शन वाले दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कहा गया कि जनाब आरटीएस बैठाया, आरटीएस इमरान खान को हराने के लिए बिठाया गया, ये भी बाद में चीज साबित हो गई, और उसका सबूत है कि जनरल बाजवा साहब कहा गया कि ये अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत बन के आई है। अगस्त 2018 में हुकूमत आई, अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा साहब का राब्ता हो गया था ख्वाजा आसफ से, और हमने बाद में फिर देखा कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया, और जो ड्रामे करते रहे, जो फ्रॉड होता रहा इस कौम के साथ है। लेकिन ये जरा हालात है बहुत मुख्तलिफ। इस दफा तो ना जो बैरूनी कुव्वतें हैं उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया इस निजाम का, और उसमें हमारी इलेक्शन कमीशन देख लें, बाकी देख लें, किसने का फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम चुप करके बैठ जाएं, किस बात में चुप कर बैठ जाएं कि फ्रॉड और फ्रेब से। अभी शहबाज शरीफ के करीबी, मैं उनके फैमिली मेंबर की एक मीटिंग बताता हूँ कि वहां उन्होंने कहा जी 22 सीटें दी और हमें सीटें देकर जिताया गया, जिताया इसलिए गया, हमने खामोशी से बैठ रहे हैं। आज भी आप सर्वे कर लें सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब वज़ीर आज़म मुल्क का कौन है, 2 नाम रख दें, मोहसिन नकवी, और वो सब कहेंगे जनाब मोहसिन नकवी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वो जो सिविल लिबर्टीज की जो हम बात करते हैं वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। मौका इस वक्त ये है, वो बात की बातें हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने 60 दिनों में मुख्तलिफ शिकायत लेकर गए, जब जबरी रिटायर करना, फॉर्म 45 में घपले करना, रिकाउंटिंग में अंदर ढप्पे लगाना, ये सारा कुछ इससे पहले नहीं हुआ जो कुछ अब हम देख रहे हैं। तो ये सारे जब 60 दिन तक इलेक्शन कमीशन उन पे बैठा रहा, कोई काम नहीं किया, बारहा कहते रहे, मैं गया, मैंने जाके कहा ये सारी बातों को। और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो जाना ही जाना है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फॉरेंसिक कराना है तो फॉरेंसिक किसके जेरे असर है? वो इन्हीं लोगों के जेरे असर है। हम तो फॉरेंसिक की कोशिश करेंगे कि बाहर से वो जंग हमारी अपनी जगह चलेगी, उस जंग का बाकी हालात से क्या ताल्लुक है? इस मुल्क के जिन्होंने ईद के बाद क्या करेंगे? ये सारी चीजें तो अब तो सबको असबर हो गई हैं, याद हो गई हैं। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हम जिम्मेवार नहीं है, जो जिम्मेवार है वो भुगते हैं, और भुगतना चाहिए उन्हें। बहुत हो गया है, 70-75 सालों से इस मुल्क की जो तबाही हो रही है, आप अपने तरीके से बैठ कर जिसको इंस्टॉल करना है कर दें, जिसको उठाना है, जिसको बिठाना है। इलेक्शन नाम के होते हैं, ये अवामी वोट के जरिए सारा मामला आना है। अगला क्या होना है? अवामी वोट के लिए ही आगे एहतजाज होगा, जो हक है वो हक लिया जाएगा। किसी ने कहा कि जमहूरी हुकूमतों में एहतजाज की जरूरत, चुप करके बैठे रहें, यानी जुल्म और ज्यादती हो और जो फ्रॉड हो, यानी तकरीबन कोई जो 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, और उसमें वोटों में जाकर घपला करके जो तब्दीलियां करके
बदला गया, वो कैसे खामोशी से बर्दाश्त रहेंगे? ये वो तो चलता सियासी रहेगा ये तो जगह। सियासी हवाला हो गया ना अजहर साहब। तो लीगल हवाले से वकला जो है वो जजेस की कोई जी, मैं तहफ़्फ़ुज़ आपको की बता देता तहरीक। हूँ, मैं बता देता हूँ। अब आपके सामने एक्सटर्नल प्रेशर सामने आ चुके हुए हैं। इसका सबसे पहले इजहार किया था शौकत सिद्दीकी ने, वो माना नहीं गया, वो हम भी नहीं मानते थे उस वक्त। अब जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया तो वो मानना पड़ेगा। और उसके बाद फिर अब एक नहीं है, 6 जज हैं। लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त किसी वक्त तहकीक करके देख लीजिएगा, लाहौर हाई कोर्ट जिस वक्त इस अंडर प्रेशर है, वो लहदा बात है, कोई बखसूस जजेस के पास केसेस लग रहे हैं। और इस वक्त इस मुल्क में जो हालात यहाँ तक पहुंचे, सबसे बड़ी जिम्मेदार उसकी अदलिया है। अदलिया अगर मेरिट और आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही तो ये हालात यहाँ तक नहीं पहुंचने थे। मैं आपके सामने रिसेंटली अभी मिसाल का, तो अभी जब 6 जज ने खत लिखा, तो खत लिखने से पहले अगर तारीखी याद हो तो ये मई 2013 में भी कहा गया था, 23 में भी कहा गया था, फरवरी 2024 में भी कहा था। लेकिन हमारे जजेस कुछ खामोश बैठे रहे। और जीसस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके अगेंस्ट तो अगर देखा जाए तो ये कंप्लेंट थी जुडिशल काउंसिल के सामने। मतलब आप और समझते हैं कि वकला जो है कि वो भी सड़कों पे निकलेंगे सियासी जी, जमातों के बिल्कुल साथ? अच्छा। 100%। हमने जैसे ये मामला आया, हमारा लाहौर में कन्वेंशन हुआ और बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ और हम सड़कों पे भी निकले। और उसी का प्रेशर था कि लाहौर में अपना सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद नोटिस लिया। और ये शायद फुल कोर्ट भी बना रहे हैं। जरा हटे। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा कैसे साहब आपकी तरफ आते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर कि जब ईद के बाद तमाम सियासी जमातें अपोजिशन की जो है वो तहरीक का मूड बना रही हैं और जमात इस्लामी में क़यादत की तब्दीली भी आ रही है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब कराची में नो डाउट उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन हो या सोशल इकनॉमिक इशूज़ हों, वहाँ के कराची के मसाइल हों, या इवन इलेक्शन के अंदर भी अभी जो उन्होंने बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा किया। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि जमात इस्लामी में अंदर उन्होंने एक नई जान पैदा किया जो कभी काजी हुसैन अहमद साहब के ज़माने में देखी जाती थी। तो अभी उनके आने के बाद जो है कि अब इलेक्शन के बाद हाफिज़ साहब ख़ुद अपनी नशिस्त भी कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता इसको, इस नताइज को ही नहीं मानता, ना मैं इसको अपनी ही कामयाबी को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। तो जमात का जो मूड है वो क्या होगा और क्या लाएमल होगा कि वो मिल के चलेंगे या कोई अपनी अलग से कोई तहरीक शुरू करेंगे? क्या चीज़ें देख रहे हैं आप ईद के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ खालिद साहब, रमज़ान बड़ा ठंडा गुजरा है और रमज़ान के बाद गर्मी में मुसलसल इजाफा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मुल्क का भी सियासी महाज पर भी टेम्परेचर आप देखेंगे बढ़ेगा। और जितनी नाइंसाफ़ी की गई है इंतखाब के नाम पर जमात इस्लामी के साथ, इसका भी जो है इस पर भी जमात इस्लामी अपने कदम आगे बढ़ाएगी और इंशाल्लाह अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए, अपने मैंडेट को पाने के लिए ये चीज़ें जो हैं इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के 10 साल अमीर रहे और उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से जमात इस्लामी की तहरीक को, जमात इस्लामी की जो अकामत दीन की जदोजहद है उसको आगे बढ़ाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब के बाद हाफिज़ नईम उर रहमान साहब जमात इस्लामी के नए अमीर मुंतखब हुए हैं। उनका 18 अप्रैल को हलफ है यहाँ मंसूरा जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर में हलफ की जो है वो तकरीब होगी जिसमें वो अपना हलफ अमारत उठाएंगे। उसके बाद जमात इस्लामी की मरकज़ी शूरा जो है वो बुला ली गई है जिसमें सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। और ईद के बाद जो आपका सवाल है कि आगे जमात इस्लामी की हिकमत अमली क्या होगी, उस पर गौर व खौज के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब जो हैं वो लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी वाहिद अपोजिशन की जमात है जो अवाम की बात कर रही है, जो अवाम के साथ खड़ी है और अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी, बल्कि बड़े ज़ोरदार तरीके से जो वादे और जो सबज़ बाग दिखाए थे मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने, उनकी तरफ भी इशारा करती रहेगी कि वो पूरा करें। जिस तरह उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट्स हम फ्री करेंगे, ये हम बात करेंगे कि वो कब फ्री करेंगे और फौरी तौर पर 300 यूनिट कैसे जो फ्री हो है जाएंगे? उसका पेट्रोल रिलीफ 10 आवाम रुपए को कब महंगा हो गया मिलेगा। है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह ताला जमात इस्लामी मजबूत और भरपूर और अग्रेसिव अपोजिशन का किरदार आपको अदा करती हुई इंशाल्लाह नज़र आएगी, क्योंकि हमारा ये तंजीमी एक इंतहाबी मरहला चल जिसके नतायज भी आ चुके हैं और हलफ के बाद मरकज़ी मजलिस शूरा में प्लान जो है वो पूरा इंशाल्लाह सामने आएगा, जो हम फिर आपसे मीडिया के ज़रिए, आपके ज़रिए ये अवाम से भी शेयर करेंगे और आपके इल्म में आ जाएगा कि जमात इस्लामी की आइंदा की पूरी हिकमत अमली जो है वो क्या है।
अच्छा, एक चीज़ और ये बताइएगा कि इंडिया के हवाले से आपकी पॉलिसी हमेशा से बड़ी एग्रेसिव रही है, और अभी रिसेंटली जो पहले ख़बरें आई और फिर अभी वज़ीर दिफ़ा इंडिया का जो है कि उसने एतराफ़ भी किया, उन्होंने कहा जी हमने पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में घुसकर 20 पाकिस्तान के शहरी जो उनके ख्याल के मुताबिक दहशतगर्द थे या इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे थे, वो कि उनको जो है कि मारा है हमने। अभी तक जो है कि गवर्नमेंट की जानिब से भी जो डिप्लोमेटिकली रिस्पांस होना चाहिए था, या एक होती है ना कि एजेंसी होती है कि चाहे कोई क्लेम ये कर रहा है और यहाँ पे लोग मरे भी हैं, कि आप कैबिनेट बुलाएं या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाएं या कोई इस किस्म का रिएक्शन दे या उनके सफारतकार को बुला के एहतजाज करें, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आई। वज़ीर दिफ़ा का, वज़ीर इत्तलात का बयान नज़र आया, लेकिन सियासी सतह के ऊपर जमात इस्लामी हमेशा बड़ी मुतहरिक होती थी कश्मीर के इशू को लेके, फ़लस्तीन को लेके। फ़लस्तीन पे अभी भी आप रमज़ान में बड़े आपने मुज़ाहरे वज़ाहरे किए, बड़े एक्टिव रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है कि उस तरह से कोई कौमी सतह के ऊपर भी सियासी सतह पर रिएक्शन नज़र नहीं आया। देखिए, ये बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक चीज़ है। जमात इस्लामी की पॉलिसी इंडिया से ताल्लुकात के हवाले से कभी भी ढकी छुपी नहीं रही। हम ये समझते हैं कि जब तक मसला कश्मीर मौजूद है और जितने मुजालम जो है वो इंडिया वहाँ कश्मीरियों पर ढा रहा है, और जिस तरह वहाँ पर उसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल जो है वो बना दिया गया है, और वहाँ बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो कश्मीरियों को मुयसर नहीं है, और इसी तरह वहाँ जमात इस्लामी के जो दफातर हैं उन पर जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई मकबूजा कश्मीर में, वहाँ उसके इदारे और दफातर और स्कूल जो हैं उनको सील कर दिया गया। तो हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है उसके मुजालम तो कभी भी ढके छुपे नहीं रहे, उसकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कभी भी ढकी छुपी नहीं रही। हमने हमेशा उसकी जब भी कोई वाकया उस तरह का आया पेश आया, कश्मीर हो, वो बलोचिस्तान हो, वो कोई और जगह हो, तो हमने हमेशा जो है वो इंडिया की पुरजोर मजम्मत की है। और अब भी हम ये समझते हैं कि हुकूमत को इस हवाले से मजबूत और एक अग्रेसिव किस्म का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने लेके आना चाहिए, और ये मामूली बात नहीं है जो की जा रही है। इस पर हुकूमत वक्त को, पाकिस्तान की हुकूमत को जोरदार तरीके से जो है वो इंडिया के हवाले से अपना मौक़िफ़ लेना चाहिए और आलमी बरादरी को मुतवज्जो करना चाहिए और बताना चाहिए कि असल में जो दहशतगर्द है वो कौन है, और ऐसे दहशतगर्द के साथ तब तक ताल्लुकात नहीं बन सकते जब तक मसला कश्मीर को यूएनओ की करारदादों के मुताबिक हल नहीं कर लिया जाता। चले हम छोटी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो इसी पर भी और साथ कुछ पाकिस्तान के दीगर इशूज़ जो हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।